हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री है जो एक मिस्टीरियस केस पर बेस्ड है, जो केस आज तक नहीं सुलझा। हु टुक जॉनी? जॉनी को कौन ले गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पिछले 40 सालों से नहीं मिला और अब लगता नहीं कि कभी मिल भी पाएगा। एक ऐसा केस जो 40 सालों से अभी भी ओपन है। जॉनी घोष, एक ऐसा अबडक्शन जिसने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी। दोस्तों, ये केस आखिर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इस केस में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपके दिमाग को खोल कर रख देंगे। मिसिंग रिपोर्ट। दोस्तों, जॉन डेविड घोष का जन्म 12 नवंबर 1969 के दिन लोवा राज्य के एक छोटे से शहर वेस्ट देश मॉइन्स में हुआ। जॉनी की उम्र 12 साल थी और वो एक पेपर बॉय का काम करता था जो सुबह लोगों के घरों के बाहर पेपर फेंकने का काम करता। दिन सितंबर 5, 1982। संडे। जॉनी रोज की तरह सूरज उगने से पहले ही उठ गया। करीब 6 बजे वो घर से निकल गया। हर रोज जॉनी अपने पिता के साथ पेपर डालने जाता, पर आज वो अकेले ही चला गया। लेकिन उस दिन साथ वो अपने पालतू कुत्ते ग्रेचन को भी ले गया। उसके बाद जॉनी वापस लौटकर कभी नहीं आया। कुछ लोगों ने बयान दिया कि रोज की तरह उस दिन भी लोगों ने जॉनी को पेपर पिकअप पॉइंट पर देखा था। वो अंतिम बार जॉनी को किसी ने देखा था। पेपर उठाने के बाद वो कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता। इस बात की पुष्टि कई लोगों ने की। जॉनी के साथ ही काम करने वाले साथी माइक ने बताया कि उसने उस सुबह कुछ अजीब सा देखा। पेपर पिकअप पॉइंट पर जॉनी किसी स्टॉकी आदमी से बात कर रहा था। वो शख्स एक नीले रंग की कार में था। स्टॉकी यानी कि एक खट्टा कट्टा इंसान। उसी पेपर कंपनी में काम करने वाले लड़के जॉन रॉसी ने भी वही बात बताया कि उसने भी जॉनी को उस नीली रंग की गाड़ी में बैठे शख्स से बात करते हुए देखा था, जो कि काफ़ी अजीब था। उस दिन रॉसी के पूछने पर जॉनी ने बताया कि वो शख्स बस डायरेक्शन पूछ रहा था। अब लोगों को भी लगने लगा शायद ब्लू गाड़ी का शख्स कहीं न कहीं इस घटना से जुड़ा हुआ है। रॉसी ने उस दिन गाड़ी का नंबर प्लेट तो देखा था, पर उसे नंबर्स याद नहीं। पर रॉसी को उम्मीद थी कि किसी दिन वो नींद से उठेगा और उसे नंबर प्लेट याद आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। रॉसी ने हिप्नोसिस की मदद से पुलिस को कुछ नंबर्स बताए। जांच से पता चला कि वो गाड़ी वॉरेन कंट्री की है, जिसकी जांच से कुछ पता नहीं चला क्योंकि पुलिस को यकीन नहीं था कि रॉसी के बताए नंबर पूरी तरह से सही है। जॉन के माता पिता ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। उसने बताया कि उस सुबह जॉन को एक पेपर बॉय ने ब्लॉक नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा था, पर उस वक्त कोई शख्स जॉन का पीछा कर रहा था क्योंकि वहां आसपास के रहने वाले लोग ने बताया कि उस दिन सुबह उन्होंने दरवाजे पर जोर से पीटने की आवाज़ सुनी थी। शायद से जॉन ही होगा। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां एक सिल्वर कलर की फोर्ड कार देखी थी और पुलिस को नॉर्थ वार्ड से ही जॉन की वैगन भी बरामद हुई थी, जिसमें वो पेपर रखकर बांटने ले जाता और अपने पालतू कुत्ते को भी रखता। जिस दिन जॉनी लापता हुआ, उस दिन सुबह जॉन के माता पिता को कस्टमर्स के काफ़ी कंप्लेंट्स आए कि आज उनका बेटा पेपर देने नहीं आया। जॉन के पिता तुरंत उस रूट पर गए और जॉन की सर्च शुरू की, तो उन्हें घर से 2 ब्लॉक छोड़कर जॉनी का वैगन मिला जो न्यूज़पेपर से भरा हुआ था। जॉन के पिता ने तुरंत ही वेस्ट देश मॉइन्स पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया और जॉनी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जॉनी की मां नॉरीन के दिए गए पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया कि उस दिन पुलिस 45 मिनट देरी से उनकी रिपोर्ट लेने आई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जब तक 72 घंटे न बीत जाए तब तक वो किसी की मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते। यहाँ हम देखते हैं कि इस मामले में अथॉरिटी का काम काफ़ी ढीला था। नॉरीन की लिखी गई किताब वाई जॉनी कांट कम होम में भी इन सभी बातों का जिक्र किया है। पहले तो पुलिस इस नतीजे पर आई कि शायद जॉनी खुद कहीं भाग गया है, पर बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और बताया कि जॉनी किडनैप हो गया है। पर पुलिस इस किडनैपिंग के पीछे की वजह जानने में पूरी तरह से असफल रही। उन्हें काफ़ी कम एविडेंस मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने एक भी सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार नहीं किया। शायद पुलिस ने इस केस में सीरियसनेस दिखाना जरूरी नहीं समझा। कुछ महीने बाद सितंबर 1982 में नॉरीन घोष ने बताया कि ओक्लाहोमा राज्य के तुलसा शहर में उनका बेटा देखा गया।
जब एक लड़के ने एक महिला को मदद के लिए आवाज़ लगाई और फिर दो आदमी उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगे। नौरीन का कहना था वो लड़का कोई और नहीं, उनका बेटा जॉनी था। साल 1984 में जॉनी की तस्वीर को मिल्क कार्टून पर देखा गया। उसके साथ एक और तस्वीर लगी थी, जॉनिता ली एस्टवेज की। जॉनिता एक 14 साल की लड़की थी जो कुछ दिन पहले ही लापता हुई थी। ये तो दूसरे और तीसरे गुमशुदा बच्चे थे। पहला मिसिंग बच्चा था 6 साल का, ईथन पैथ्स। मिल्क कंपनी ने इन मिसिंग बच्चों का इस तरह से प्रचार किया, लिंक केसेस। दोस्तों, 12 अगस्त 1984 के दिन दी मोइन्स एरिया से एक और पेपर बॉय लापता हुआ। उस लड़के का नाम यूजीन मार्टिन था। वो देस मोइन्स के साउथ साइड में रोज की तरह पेपर डिलीवर कर रहा था और उसी दौरान वो लापता हो गया। जॉनी और यूजीन के मिसिंग होने में काफ़ी चीज़ें कॉमन थी। जॉनी को लापता हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, पर लोगों ने इन दोनों केसेस को जोड़कर देखा। साल 1986, 23 मार्च, ईस्टर से एक दिन पहले, मार्क एलन नाम का एक 13 साल का लड़का जो अपनी माँ से कह कर गया कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, जो कि सड़क के उस पार ही रहता था, पर वो अपने दोस्त के घर कभी नहीं पहुंच पाया और उसके बाद से किसी ने उसे देखा भी नहीं। 80 के दशक के मीडिया ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया कि एलन लोवा का तीसरा पेपर बॉय था जो लापता हुआ। हर मिसिंग केस में 2 सालों का अंतर था। पहला जॉनी, फिर यूजीन और उसके बाद एलन। 40 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, पर तीनों लड़कों में से किसी एक का भी केस सॉल्व नहीं हुआ और अथॉरिटी भी इन तीनों केसेस के बीच कोई कनेक्शन नहीं ढूंढ पाई। यहाँ कहानी में मोड़ तब आया जब जॉनी की माँ नॉरिन घोष ने ये बताया कि उन्होंने यूजीन मार्टिन के लापता होने की खबर अथॉरिटीज़ को पहले ही एडवांस में दे दी थी। यूजीन के लापता होने के कुछ महीने पहले ही नॉरिन ने जॉनी के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। उसने ही नॉरिन को यूजीन के किडनैपिंग खबर दी थी कि अगस्त 1984 के दूसरे हफ्ते में एक और बच्चा जॉनी की तरह लापता होगा। ये कोई पेपर बॉय भी हो सकता है, और उसकी खबर सच्ची निकली। यूजीन एक पेपर बॉय था जो कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से लापता हुआ, पर अथॉरिटी ने नॉरिन के इस क्लेम को डिनाई कर दिया, ये कहकर कि उन्हें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली थी। अगर नॉरिन की बात सही थी तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और तीनों केसेस के बीच जरूर कोई लिंक था, पर अथॉरिटी इस बात का पता लगाने में नाकामयाब रही। फ्रॉड बाय वायर। इस केस के दौरान कुछ अजीब घटनाएं भी घटी। साल 1985 में नॉरिन को एक लेटर मिला जो कि मिशिगन में रहने वाले रॉबर्ट हरमन की तरफ से आया था। नॉरिन इस शख्स को जानती भी नहीं। लेटर में रॉबर्ट ने बताया कि वो मोटरसाइकिल क्लब में गार्ड की नौकरी करता है। जब 1982 में जॉनी लापता हुआ तो रॉबर्ट का कहना था कि जॉनी को इसी क्लब के लोगों ने अगवा किया, जो कि बहुत बड़ा चाइल्ड सेक्स स्लेवरी रिंग ऑपरेट करते हैं। एफबीआई के मुताबिक रॉबर्ट ने नॉरिन को ये खबर देने के लिए $11,000 लिए थे, जो कि उस वक्त काफ़ी बड़ी रकम थी। उसके बाद रॉबर्ट ने उनसे $1,00,000 की मांग की। बदले में उसने उनका बेटा लौटाने का वादा किया। रॉबर्ट को बफेलो से एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि कनाडा और न्यूयॉर्क के बॉर्डर पर है, और उस पर फ्रॉड करने के चार्जेस लगाए गए। रॉबर्ट ने लेटर में जिक्र किया था कि जॉनी को क्लब द्वारा एक ड्रग डीलर को बेच दिया गया था, जो कि मेक्सिको सिटी का एक हाई लेवल ड्रग डीलर है। रॉबर्ट पर फ्रॉड के चार्जेस लगाने के बाद भी नॉरिन को यकीन था कि रॉबर्ट सच कह रहा है, और नॉरिन ने एफबीआई की आलोचना भी की। नॉरिन ने कहा कि रॉबर्ट के खिलाफ हुए अरेस्ट वारंट ने उन्हें और उनके पति को पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, और एफबीआई ने भी रॉबर्ट के किसी भी बयान को लेकर कोई भी छानबीन नहीं की। उन्होंने इसे मनगढ़ंत कहानी बताकर वहीं छोड़ दिया। जॉनी के लापता होने के 15 साल बाद एक और खबर निकल कर आई जिसने केस को फिर से जीवित कर दिया। नॉरिन ने बताया कि मार्च 1997 की रात करीब 2:30 बजे दरवाजे पर एक नॉक से उनकी नींद खुल गई। जब नॉरिन ने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई। बाहर उसका बेटा जॉनी खड़ा था, जो अब 27 साल का एक युवक बन चुका है। उसके साथ एक अनजान शख्स था। नॉरिन ने जॉनी को देखते ही पहचान लिया, यहाँ तक कि जॉनी ने अपनी शर्ट खोलकर अपने चेस्ट का बर्थमार्क भी दिखाया।
वहाँ उन्होंने 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की। उसके साथ जो अनजान शख्स था, नॉरिन ने उसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि जॉनी ने अपनी माँ से बात करने के लिए उस शख्स की परमिशन मांगी, पर जॉनी ने अपनी माँ से कुछ नहीं बताया कि अब वो कहाँ रहता है और यहाँ से कहाँ जाने वाला है। उसके कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। 2005 के एक इंटरव्यू में नॉरिन ने बताया कि जिस रात जॉनी उससे मिलने आया था, उसने जीन्स और शर्ट पहनी थी और ऊपर से उसने कोट पहना था, क्योंकि उस वक्त मार्च की ठंड चल रही थी। उसके बाल भी लंबे उसके कंधे तक आ रहे थे। बाल स्ट्रेट डाइड ब्लैक थे। जॉनी से मिलने के बाद नॉरिन एफबीआई के पास गई और एफबीआई ने उसके बताए हुए चेहरे से उस शख्स का एक स्केच तैयार किया। साल 2006 1 सितंबर को नॉरिन ने एक और दावा किया कि उनके घर के फ्रंट डोर पर कोई कुछ फोटोग्राफ्स छोड़ गया था। उसमें से कुछ तस्वीरें नॉरिन ने अपने वेबसाइट पर भी पोस्ट की थी, जिसमें से एक कलर फोटो में 3 लड़के बंधे हुए दिख रहे हैं और उसमें एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी जिसमें नॉरिन ने दावा किया कि ये उनका 12 साल का बेटा जॉनी है, जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। उसके शोल्डर पर एक ह्यूमन ब्रांड का मार्क भी था। नॉरिन ने बाद में बताया कि पहली 2 फोटो उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर देखी थी। शायद से जॉनी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पार्ट बनाया गया होगा। साल 2006 सितंबर 13 फोटोग्राफ्स मिलने के 13 दिन बाद देस मोइन्स पुलिस को एक अनजान लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था, किसी ने एक दुखी माँ के साथ बहुत घटिया मजाक किया है। जिस तस्वीर की बात हो रही है वो उनके बेटे की नहीं, बल्कि 1979 से 1980 के बीच टैम्पा में ली गई थी। तस्वीर में दिख रहे तीनों बच्चे एक खेल का हिस्सा थे। तीनों बच्चे एस्केप कॉन्टेस्ट के प्रतियोगी थे। इस तस्वीर की जांच हिल्सबोरो कंट्री के शेरिफ नेल्सन जाल्वा पहले ही कर चुके हैं। जब जाल्वा ने इस तस्वीर की जांच की थी तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं पाया और लेटर के अंत में एक और लाइन लिखी थी कि इस मामले की जांच करना काफ़ी आसान है। एफबीआई ने लेटर को पढ़ इस मामले की जांच करने की सोची। वो जाकर हिल्सबोरो कंट्री के शेरिफ नेल्सन जाल्वा से मिले, जिन्होंने इस तस्वीर की जांच की थी। जाल्वा ने बताया कि इस लेटर में लिखी बात बिल्कुल सच है। उसने ये भी बताया कि इस तस्वीर में दिख रहे तीनों बच्चों का उसने इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें बच्चों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, जिस वजह से जाल्वा को केस वहीं बंद करना पड़ा। जब एफबीआई ने उससे प्रूफ मांगा तो जाल्वा उन्हें कोई प्रूफ नहीं दे सका। यहाँ 2 सवाल उठे, क्या जाल्वा ने सच में जांच की थी या वो झूठ कह रहा है? क्या इन सभी डिसअपीयरेंस के पीछे कुछ हाई प्रोफाइल्स लोग इन्वॉल्व थे? अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उन 3 लड़कों की फ़ोटो ही आइडेंटिफाई हो पाई थी और जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में लड़का दिख रहा था वो तस्वीर अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी। पर नॉरिन को यकीन था कि उस तस्वीर में और कोई नहीं, उसका बेटा जॉनी है। साल 1989 में एक पॉल बुनाक्की नाम का शख्स सामने आया, एक 21 वर्षीय युवक। उसने अपने लॉयर को बताया जब उसे बचपन में सेक्स रिंग वालों ने किडनैप किया था तब वो जॉनी के साथ ही था और उसे ज़बरदस्ती जॉनी की किडनैपिंग में शामिल किया गया था और उसने ही जॉनी को किडनैप करने में उनकी मदद की थी। लॉयर जॉन डीकैम्प को बुनाक्की की बात पर पूरा यकीन था कि वो सच कह रहा है। जब नॉरिन ने ये खबर सुनी तो वो बुनाक्की से मिलने आई। बुनाक्की ने उसे जॉनी के बारे में ऐसी बातें बताई जो नॉरिन के अलावा और कोई नहीं जानता। उसने बताया कि जॉनी के चेस्ट पर बर्थ मार्क है और उसकी जीभ पर भी एक काटने का निशान है। यहाँ तक कि बुनाक्की ने ये भी बताया कि जॉनी जब उदास होता तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती और वो काफ़ी रुक रुक के बोलता। नॉरिन ने ये सब सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये सारी बातें उसके सिवा और कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसने कभी भी ये सब बातें पब्लिक नहीं की थी। पर एफबीआई को बुनाक्की पर यकीन नहीं। उन्हें लगता है बुनाक्की इस केस में क्रेडिबल विटनेस नहीं है। बुनाक्की के सिबलिंग ने बताया जब जॉनी का अबडक्शन हुआ तब बुनाक्की घर पर था, तो फिर उसे जॉनी के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी कहाँ से मिली? ये सारी चीज़ें इतनी उलझी हुई थी जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, नॉरिन ने बताया कि जब जॉनी 1997 में भागकर उससे मिलने आया था तब उसके साथ एक शख्स था और जॉनी ने बताया कि वो पेडोफाइल ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो गया था, पर जब जॉनी की उम्र बढ़ गई तो उसे मार देते।
क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं और वो वहाँ से भाग गया और जॉनी किसी और आइडेंटिटी से छिपकर रहने लगा क्योंकि उसे डर था कि वो लोग उसे ढूंढ कर मार देंगे। इसलिए उसने दोबारा घर लौटना भी सही नहीं समझा। पर नौरीन के पति ने नौरीन के इस स्टेटमेंट से सहमति नहीं जताई क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि 1997 में जॉनी द्वारा ऐसी कोई विजिट हुई थी। नौरीन और उसके हस्बैंड का 1993 में ही डाइवोर्स हो गया था। तब से दोनों अलग रहने लगे थे। पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 1997 में विजिट हुई थी, पर वो कोई और था जो जॉनी होने का ढोंग कर रहा था और कुछ लोग इसे मात्र एक कॉन्स्पिरेसी थियरी मानते हैं। साल 1984 में नौरीन ने सेनेट सभा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में काफ़ी बातें कही और उसने ऑर्गेनाइज्ड पेडोफिलिया पर भी आवाज़ उठाई क्योंकि नौरीन को यकीन है उसके बेटे के अबडक्शन में पेडोफाइल रिंग का हाथ है। उस बयान के बाद से नौरीन को काफ़ी डेथ थ्रेट्स आने लगे। नौरीन ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आगे भी बयान दिया, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने $10 मिलियन रेस किए नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड चिल्ड्रन एस्टैब्लिश करने के लिए। उस वक्त के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा नौरीन को व्हाइट हाउस में भी निमंत्रित किया गया था। नेशनल इंटरेस्ट, इस केस ने काफ़ी नेशनल इंटरेस्ट जनरेट किया क्योंकि नौरीन की आवाज़ उठाने के बाद मिसिंग बच्चों के केसेस पर काफ़ी तेज़ी से छानबीन होने लगी। उन्होंने 1982 में जॉनी घोष फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया और सेक्सुअली प्रीडेटर्स की बातों को भी उजागर किया। नौरीन ने द जॉनी घोष बिल पास करने की मांग भी रखी ताकि किसी बच्चे के मिसिंग होने के बाद पुलिस उस पर तुरंत कार्यवाही करे और उस केस की अच्छे से छानबीन हो। 1984 में इस बिल को लोवा में पास किया गया। उसके बाद इस लॉ को मिसौरी के साथ अन्य 7 राज्यों में लागू किया गया। दोस्तों, आज का दिन है 30 अगस्त 2023 जब मैं ये स्टोरी टाइप कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज तक ये केस ओपन है। यहाँ तक कि इस केस में आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।